नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कभी कभी ईर्ष्या भी पवित्र हो सकती है। हाँ, वही ईर्ष्या जो दिल में चुभे पर आत्मा को निखार दे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कलम से निकली यह अनमोल कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और इंसानी मन की गहराइयों की यात्रा है। तो आइए सुनते हैं पवित्र ईर्ष्या, एक ऐसी रचना जो आपके दिल को छूकर सोचने पर मजबूर कर देगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। विमला अपने बगीचे में माली के साथ तरह तरह के फूल और पत्तियों की पहचान कर रही थी और उन्हीं के साथ खेल रही थी, क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए उसके कोई सगे भाई बहन नहीं थे। आज राखी का त्योहार था, 12 महीने का दिन। सभी बच्चे अपने अपने घरों में खेल कूद कर रहे थे। इस चहल पहल में किसी को आज विमला की याद न रही, इसलिए वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अचानक उसकी दृष्टि सड़क पर हरी हरी साड़ियों से सजी हुई कुछ स्त्रियों और बालिकाओं पर पड़ी, जिनके हाथों में चांदी के समान चमकती हुई थालियों में फूल माला, फल फूल और नारियल के साथ रंग बिरंगी राखियां चमचमा रही थी। उसी समुदाय में विमला की सखी चुन्नी भी थी। चुन्नी को देखकर विमला चुप न रह सकी। कौतूहलवश वह पुकार उठी, इतनी सज धज के कहाँ जा रही हो चुन्नी? ये थाली में क्या लियो चमकता हुआ? चुन्नी विमला की अनभिज्ञता पर हंस पड़ी, बोली, अरे इतना भी नहीं जानती विन्नो, आज राखी है ना। हम लोग भगवान जी के मंदिर में पूजा करने जाती हैं, वहां से लौटकर फिर राखी बांधेंगी। किसे बांधेंगी राखी? विमला ने उत्सुकता से पूछा। इस प्रश्न पर सब खिलखिला के हंस पड़े। विमला शर्मा गई। चुन्नी विमला की सहेली थी। अपनी सखी के ऊपर इस प्रकार सबका हंसना उसे भी अच्छा न लगा। वह विमला के पास आकर बोली, विन्नो, अभी हम लोग भगवान जी की पूजा करके उन्हें राखी बांधेंगी, फिर घर आकर अपने अपने भाइयों को बांधेंगी। तुम भी चलो ना हमारे साथ। पर मैंने तो अभी अम्मा से पूछा ही नहीं। माँ से पूछकर मंदिर में आ जाना, ये कहकर चुन्नी चली गई। विमला अपने हृदय में राखी बांधने की प्रबल उत्कंठा लिए हुए बड़े उत्साह के पास माँ के पास गई। उसकी माँ कमला बैठी कुछ पकवान बना रही थी। वह 9 वर्ष की बालिका घर में बिल्कुल अकेली होने के कारण अब भी नीरी बालिका थी। वह माँ के गले में दोनों बाहें डालकर पीठ पर झूल कर बोली, मैं भी राखी बांधूंगी माँ। तू किससे बांधेगी बेटा? माँ ने किंचित उदासी से पूछा। तुम जिसे कह दोगी माँ, विमला ने सरल भाव से कह दिया। किंतु माँ की आंखों से आंसू छलक गए। कुछ क्षणों में अपने को कुछ स्वस्थ पाकर कमला ने कहा, तेरी किस्मत में राखी बांधना लिखा ही होता तो क्या 4 भाइयों में से एक भी न रहता? राखी का नाम लेकर जला मत बेटी, चुप रह। माँ के आंसुओं से विमला सहम सी गई। कहाँ के और किसके 4 भाई, कुछ समझ में न आया। हाँ, वह इतना ही समझी कि राखी के नाम से माँ को दुख होता है, इसलिए राखी का नाम अब माँ के सामने नहीं लेना चाहिए। पर राखी बांधने की अपनी उत्कंठा को दबा न सकी। किसे राखी बांधे और कैसे बांधे, इसी उधेड़-बुन में वह फिर बगीचे की ओर चली गई। फाटक के नजदीक चुपचाप बैठकर वह गीली मिट्टी के लड्डू, पेड़ा, गुजिया और तरह तरह के पकवान बनाने लगी। किंतु राखी की समस्या अभी तक उसके सामने उपस्थित थी। इसी समय रोली का टीका लगाए, फूलों की माला पहने और हाथों में चमकती हुई राखियां बांधे हुए उसके पास अखिलेश आया। वह अपना वैभव विमला को दिखलाना चाहता था, क्योंकि विमला और उसमें मित्रता होने के साथ साथ सदा इस बात की भी लाग डांट रहती थी कि कौन किससे किस बात में बढ़ा चढ़ा है। दोनों सदा इस बात को सिद्ध करना चाहते थे कि हम तुमसे किसी बात में कम नहीं हैं। विमला पकवान बनाने में इतनी तल्लीन थी कि अखिलेश का आना उसे मालूम ही न हुआ, और दिन होता तो शायद विमला के इस प्रकार चुप रह जाने पर अखिलेश भी चला जाता। परंतु आज तो उसे विमला को अपनी राखियां दिखलानी थी। उस पर यह प्रकट करना था कि देखो विमला, मुझे जो सम्मान प्राप्त है वह तुम्हें नहीं। इसीलिए उसने विमला को छेड़ा, बिन्नो, ये तुम्हारे मिट्टी के लड्डू कौन खाएगा जो इतने ढेर सारे बनाए जा रही हो? विमला के हाथ का लड्डू गिरकर टूट पड़ा। उसने तुरंत अखिलेश की तरफ देखा और अखिलेश ने सरगर्व दृष्टि से अपने हाथों को देखा, जिन पर राखियां चमक रही थी।
विमला अपने पकवानों को भूल गई। फिर वही राखियां उसके दिमाग में झूलने लगी। अखिलेश के पास खड़ी होकर कहा, तुम्हें किसने राखी बांधी है अखिल? चुन्नी ने बांधी है और मैंने उसे 1 रुपया भी दिया है, समझी? अखिलेश ने कहा। कुछ क्षणों तक न जाने क्या सोचकर विमला बोली, तो तुम मुझसे राखी बंधवा लो। अखिल भैया, मुझे रुपए ना देकर अठन्नी ही दे देना। नहीं भाई, अठन्नी की बात तो झूठी है। मेरे पास 51 है, वह तुम्हें दे दूंगा। पर क्या तुम्हारे पास राखी है? अखिल ने पूछा। विमला कुछ सोचती हुई बोली, राखी तो नहीं है, कौन लाके देगा मुझे? आश्वासन के स्वर में अखिलेश बोला, तुम पैसे दोगी तो राखी मैं ही ला दूंगा। वह कोई बड़ी बात नहीं है। पर विन्नो, राखी अकेले नहीं बांधी जाती। राखी बांधने के बाद फल, मेवा और मिठाई भी तो दी जाती है। वो तुम कहाँ से लाओगी? मिठाई मैं माँ से मांग लूंगी और कुछ नींबू बगीचे से तोड़ लूंगी। पर मेरे पास तो 2 पैसे ही हैं, उसमें राखी आएगी क्या? बिमला ने पूछा। अखिलेश ने कहा, 2 पैसों में राखी और मिठाई दोनों ला दूंगा विन्ना। तुम माँ से मिठाई न मांगो तो भी काम चल जाएगा। बिमला चाहती थी यही कि किसी प्रकार चुपचाप राखी बन जाए और माँ को पता न चले। जब उसे मालूम हुआ कि 2 पैसों में राखी और मिठाई दोनों आ जाएंगी तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर अखिल राखी लेने गया, इधर बिमला फूलों की एक माला एक नन्ही सी थाली में जरा सी रोड़ी और अक्षत रखकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। उसे अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़े। अखिल 1.5 पैसे की मिठाई और धेले की एक राखी लेकर कुछ देर में आ गया। माली के घर से जरा सा मीठा तेल मांगकर एक मिट्टी का दिया जलाया और वहीं गोधूली की पवित्र बेला में एक अबोध बालिका ने एक बालक को 2 पैसों से सदा के लिए भाई के रूप में बांध लिया। तिलक लगाकर, अक्षत छिड़क कर विमला ने अखिल को राखी बांधी, फूलों की माला पहनाकर उसे मिठाई खिलाई और अखिल ने उसी समय विमला के हाथ पर 51 रखकर उसके पैर छू ली। पैर छूकर वह जो ही ऊपर उठा, सामने विमला की माँ खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि अखिलेश के साथ का ही उनका बच्चा यदि आज होता तो वो भी 12 साल का होता। सहसा माँ को सामने देख विमला कुछ संकोच में पड़ गई। 51 को मुट्ठी में दबाकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। अखिल 2 कदम आगे बढ़कर बोला, चाची, विन्नो ने मुझे राखी बांधी है और मैंने उसे 51 भी दी है। अभी अब मेरी बहन हो गई है चाची। माँ ने अखिल को पकड़कर प्यार से हृदय से लगाते हुए गदगद कंठ से कहा, हाँ, तू हो गया मेरा बेटा अखिल। अखिलेश ने विमला की माँ की बात सुनी नहीं, किंतु वह अपनी एक बहन के कारण बहुत परेशान रहता था। वो सदा उससे लड़ती थी। वह कुछ चिंतित सा होकर बोला, पर चाची, चुन्नी तो मुझसे बहुत लड़ती है। विन्नो बहन हो गई, ये भी मुझसे लड़ा करेगी? नहीं रे पगले, सब बहनें नहीं लड़ा करती, माँ ने कहा और दोनों बच्चों को लेकर घर गई। उस दिन से अखिल के 2 घर हो गए। 2 घरों में उसे माँ की ममता, पिता का दुलार और बहन का स्नेह मिलता। इस खिलवाड़ को हुए प्राय 8 साल बीत गए। बिमला अब 17 साल की युवती थी। बिमला और अखिलेश दोनों सगे भाई बहन से किसी बात में कम न थे। अब भी हर साल बिमला बड़ी धूमधाम से अखिलेश को राखी बांधा करती थी। चुन्नी सगी बहन होकर भी अखिलेश के हृदय में अपना स्थान न बना सकी, जो विमला ने अपने सरल और नम्र स्वभाव के कारण बना लिया था। बिमला सरीखी बहन पर अखिलेश को उसी प्रकार गर्व था जिस प्रकार विमाता को अखिलेश के समान सुशील, तेजस्वी और मनस्वी भाई के पाने का था। बीए की परीक्षा में यूनिवर्सिटी भर में फर्स्ट आ जाने के कारण अखिलेश को विदेश जाकर विशेष अध्ययन के लिए सरकारी छात्रवृत्ति मिली और उसे 2 साल के लिए विदेश जाना पड़ा। विदेश जाने के 1.5 साल बाद ही अखिलेश को लाल लिफाफे में बिमला के विवाह का निमंत्रण मिला। बिमला के विवाह के समाचार से वह प्रसन्न हो गया, परंतु वह विवाह में सम्मिलित न हो सका। इससे उसे कुछ दुख भी हुआ। बिमला अपनी माता पिता की अंतिम संतान थी। उससे बड़े उसके 4 भाई और 2 बहनें 2-2, 3-3 साल के होकर के नहीं रहे। न जाने कितने टोटके, पूजा पाठ और जप तप के बाद वो इस लड़की को किसी प्रकार जिला सके थे। नई सभ्यता की पक्षपातनी होने पर भी संतान के लिए विमला की माँ ने जिसने जो कुछ बताया वो किया। विमला के गले में किसी महात्मा की बताई हुई एक ताबीज अब तक पड़ी थी। तात्पर्य यह कि वह माता पिता दोनों की ही बहुत दुलारी थी।
15वें वर्ष में पैर रखते ही माँ को उसके विवाह की चिंता हो गई। पर बाबू अनंतराम कुछ लापरवाह से थे। विवाह का ध्यान आते ही सोचते, एक ही तो लड़की है, वो भी चली जाएगी तो घर तो जंगल हो जाएगा। जितने दिन विवाह टले उतने ही दिन अच्छा है, इसी से वह कुछ बेफिक्र से रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें विमला के योग्य कोई वर भी न मिला। वर अच्छा मिलता तो घर मन का ना होता, और घर अच्छा मिलता तो वर अच्छा ना होता, जिससे वह विवाह करने में कुछ हिचकते थे। उनके मकान के कुछ ही दूर पर गंगा अपने निर्मल धारा में तेजी से बहा करती थी। प्रायः वहां के सब लोग रोज गंगा में ही स्नान करते थे। विमला भी अपनी माँ के साथ रोज गंगा नहाने जाती थी। एक दिन प्रातः काल दोनों माँ बेटी नहाने गई। अचानक विमला का पैर फिसला और वो बह गई। माँ पुत्री को बचाने के लिए आगे बढ़ी, किंतु बचाना तो दूर, वह स्वयं भी बहने लगी। घाट पर किसी व्यक्ति की नजर उन पर पड़ी नहीं, इसलिए दोनों माँ बेटी बहती हुई पुल के नजदीक पहुंच गई। पुल के ऊपर से कुछ कॉलेज के विद्यार्थी घूमने निकले थे। एक की नजर इन असहाय स्त्रियों पर पड़ी, फौरन कूद पड़ा। बहुत अच्छा तैराक होने के कारण अपने ही बाहुबल पर वह दोनों माँ बेटी को बाहर निकाल लाए। उसकी सहायता के लिए दूसरे विद्यार्थी भी घाट पर आ गए थे। कोई डॉक्टर के लिए दौड़ा और कोई मोटर के लिए। कुछ देर में तो माँ को होश आ गई, पर विमला स्वस्थ न हुई। इस बीच अनंतराम जी के पास खबर भी पहुंची। वे दौड़ते हुए आ पहुंचे। कमला और विमला अभी तक नहाकर वापस न आई। उन्हें रह रहकर आशंका हो रही थी कि कहीं वो न हो गया हो। घाट पर पहुंचकर देखा तो आशंका सत्य निकली। मोटर पर कमला और विमला को बैठाकर वे घर आए। वे अपने उपकारी उस विद्यार्थी को न भूलें जिसने उनकी स्त्री और कन्या को डूबने से बचाया। अनंतराम जी के आग्रह से विनोद को भी उनके घर तक आना पड़ा। विमला कई दिनों तक बीमार रही। विनोद प्रायः रोज उसे देखने आता रहा। इसी बीच में अनंतराम ने विनोद का सब हाल मालूम कर लिया और उन्होंने विनोद को सब प्रकार से विमला के योग्य वर समझा। उन्होंने ईश्वर को कोटिशः धन्यवाद दिए, जिसने घर बैठे विमला के लिए योग्य पात्र भेज दिया था। विनोद बसंतपुर का निवासी था और यहाँ कॉलेज में एमए फाइनल में इसी साल बैठने वाला था। परिवार में पिता को छोड़कर कोई और न था। पिता डिप्टी कलेक्टर और बसंतपुर के प्रसिद्ध रईस थे। विनोद स्वयं भी बहुत सुंदर, तेजस्वी, स्वस्थ और मनस्वी युवक था। अन्य नवयुवकों की तरह उसमें उच्च श्रृंखला नाम मात्र गुण थी। वह विमला को देखने आता था अवश्य, पर जब तक अनंतराम जी स्वयं उसे अपने साथ लेकर भीतर न जाते वो कभी अंदर न आता। उसके इस व्यवहार और अध्ययनशीलता तथा उसकी विद्या और बुद्धि पर अनंतराम और उनकी स्त्री दोनों ही मुग्ध थे, और इसीलिए अपनी प्यारी पुत्री को उन्होंने विनोद को सौंप दिया। विनोद भी विमला के शील स्वभाव पर मुग्ध था। इसके पहले उसने विवाह की तरफ सदा अनिच्छा ही प्रकट की, किंतु विमला के साथ जो विवाह का प्रस्ताव हुआ तो उसे टाल न सका। प्रसन्नता से स्वीकार करना ही पड़ा। विनोद विमला को इतना अधिक चाहते थे कि विवाह के बाद वह 2-3 महीने तक माँ के घर वापस न आ सकी। विनोद उसे रोकते न थे, पर विमला जानती थी कि उसके जाने के बाद उन्हें कितना बुरा लगेगा। माता पिता से मिलने के लिए कभी कभी बहुत विकल भी हो जाती थी। उसकी इस विकलता से विनोद को भी दुख होता था, किंतु वह विमला का क्षणिक वियोग भी सहने को तैयार न था। यहाँ तक कि उसने अपने मित्रों से मिलना जुलना बंद कर सा रखा था। उसका अधिकांश समय उसके शयन सागर में ही बीतता। वही वह पढ़ते लिखते और विमला उनकी आंखों के सामने रहती। विवाह के 3 महीने के बाद विनोद के पिता की बदली उसी शहर में हो गई जहां विमला का मायका था। विमला और विनोद दोनों ही इससे प्रसन्न हुए। अब विमला को माता पिता से मिलने की भी सुविधा हो गई और विनोद का भी साथ न छूटता। अब वह प्रायः दूसरे तीसरे दिन घंटे 2 घंटे के लिए जाकर माँ बाप से मिलाती थी। इसी प्रकार एक दिन विनोद के साथ विमला अपनी माँ के घर आई। विमला तो अंदर चली गई। विनोद वही हाल में आई चिट्ठियों को देखने लगा। एक पत्र विदेश से आया था। लिखावट उसके मित्र और सहपाठी अखिलेश की थी। पत्र था विमला के लिए। विनोद ने उत्सुकता से पत्र को खोला, जिसमें लिखा था, प्यारी बिन्नो, अब तो तुम्हारे पत्रों के लिए बड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्या तुम्हें पत्र लिखने तक का अवकाश नहीं मिलता?
अपने नए साथी के कारण तो मुझे नहीं भूले जा रही हो। यदि ऐसा होगा तो भाई मेरे साथ अन्याय होगा। पत्रों का उत्तर तो कम से कम दे दिया करो। चाची को प्रणाम कहना, और अब पत्र देर से लिखा तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। समझे? तुम्हारा अखिलेश। पत्र पढ़कर विनोद स्तंभित से रह गए। वह समझ न सके कि कब और कैसे अखिलेश की विमला से पहचान हुई। 2 साल पहले 7 साल तक अखिलेश ने उसके साथ पढ़ा। उसने कभी भी विमला का जिक्र नहीं किया, और न विवाह के बाद आज तक विमला ने ही कुछ अखिलेश के विषय में कहा हो। और अब पत्र आते हैं तो विमला के मैके के पते से। पत्र की भाषा से तो यही प्रकट होता है कि जैसे दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो। वे गहरी चिंता में डूब गए। आज पहली बार विमला उन्हें कुछ दोषी सी जान पड़ी। उसे विनोद से अखिलेश के विषय में सब कुछ कह देना चाहिए था। अखिलेश के प्रति भी आज विनोद के हृदय में एक प्रकार की ईर्ष्या जनित भाव जागृत हुआ। फिर पत्र पढ़ने के बाद वे अंदर न जा सके। पत्र को जेब में रखकर चुपचाप अपने घर चले गए। विमला ने विनोद की कुछ देर तक प्रतीक्षा की। जब वे अंदर न गए तब उसने आकर बैठक में देखा। वहां भी उन्हें न पाकर वो समझी कि कहीं चले गए होंगे। किंतु जब 2 घंटे तक विनोद न लौटे तो घबराई और अपनी माँ की कार में बैठकर ससुराल चली गई। A reserved lover makes a suspicious husband। यह कहावत विनोद पर अक्षरशः चरितार्थ होता है। विमला को जितना ही अधिक प्यार करता था उतना ही उन्हें उस पर संदेह भी था। नौकर चाकर से भी विमला का बात करना उन्हें अच्छा न लगता था। वे विमला पर अपना एक छत्र अधिकार चाहते थे। वे तो कदाचित यहाँ तक चाहते थे कि विमला को किसी प्रकार बहुत ही छोटे आकार में परिवर्तित करके अपने पॉकेट में रख ले, जिससे वही केवल विमला को देख सके, वहां तक और किसी की पहुंच ही ना हो। विमला घर आई तब वे अपनी खाट पर लेटे थे। उन्होंने जानबूझकर अखिलेश की एक फोटो निकालकर अपनी चारपाई पर रख दी थी। विमला ने देखते ही पहचान लिया कि इन्हें किसी प्रकार का मानसिक क्लेश हो रहा है। वो उनके पास पहुंचकर खाट पर बैठ गई। बैठते ही उसकी दृष्टि अखिलेश की फोटो पर पड़ी। कुछ हर्ष, कुछ कौतूहल से पति की उदासी का कारण पूछना तो भूल गई। अखिलेश का चित्र उठाकर फौरन पूछ बैठी, ये फोटो तो अखिलेश का है, यहाँ कैसे आया? तुम इन्हें जानते हो? जानता हूँ, कह के विनोद ने करवट फेर ली। विमला की तरफ पीठ और दीवार की तरफ मुख करके वे अपनी वेदना को चुपचाप पीने लगे। तुम इन्हें जानते हो तो अभी तक मुझसे कहा क्यों नहीं? विमला ने उत्तर दिया। विनोद ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद विमला को फिर कुछ पूछने का साहस न हुआ। वह वही एक तरफ विनोद के पैरों को सहलाने लगी। विनोद ने अपने पैरों को जोर से खींच लिया। विमला समझ गई कि नाराजगी उसी पर है। वह विनोद के स्वभाव को इतने दिनों से बहुत अच्छी से जानती थी। विनोद जो उस पर पग पग पर संदेह करते थे उससे भी छिपा न था। किंतु विनोद का हृदय कितना सच्चा, कितना गंभीर और कितना उदार है, ये बात भी भली भांति जानती थी। पति का संदेह मिटाने के लिए वह नम्र स्वर में बोली, देखो किसी तरह का संदेह न करना, अखिलेश मेरा भाई है, समझे? सब समझ लिया, विनोद ने रुखाई से उत्तर दिया। विमला ने फिर अपने उसी नम्र स्वर में पूछा, और तुम वहां से चुपचाप मुझे छोड़कर क्यों चले आए? चला आया? मेरी खुशी, तुम्हें अपने साथ नहीं लाना चाहता था, फिर तुम क्यों चली आई? 2-3 दिन माँ के साथ रह लेती, विनोद ने तीव्र स्वर में कहा। कहने को तो विनोद यह बात कह गए, किंतु इस 2 ही घंटे में उनके हृदय की जो हालत हुई वो यही जानते थे। कई बार स्वयं जाने के लिए उठे, फिर आत्माभिमान के कारण न जा सके। नौकर को तांगा लेकर भेज ही रहे थे कि विमला पहुंची। विमला के आने से पहले वह उसके लिए बहुत विकल थे, किंतु उसके आते ही वो तन गए। विमला यह समझती थी, इसलिए उसे कुछ हंसी आ रही थी, परंतु फिर भी अपनी हंसी को दबाते हुए बोली, तो तुम मुझसे कह के आते कि तुम यहाँ 2-3 दिन रह सकते हो तो मैं रह जाती। अम्मा तो रोक ही रही थी, कहो तो अभी चली जाऊं? हाँ चली जाना, विनोद ने मुंह से ही कहा, लेकिन हृदय कहता था कि खबरदार, अगर यहाँ से हिली भी तो ठीक नहीं रहेगा। विमला बोली, अच्छा बाबूजी कचहरी से लौटेंगे तो उन्हीं को कार में चली जाऊंगी। किंतु बाबूजी के कचहरी से लौटने के पहले ही दोनों का मेल हो गया। इसके आगे की कहानी आप सुनेंगे अगले एपिसोड में।